Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Haroon and my presentation topic is application of dielectric thermal analysis. Dielectric thermal analysis की applications डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोमेट्री से मिलती जुलती हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग इलेक्ट्रोमेट्री सबसे ज़्यादा थर्मल एनालिसिस यूज़ होने वाली थर्मल एनालिसिस टेक्निक है, जिसके अंदर हम फूड को एनालाइज करने के बारे में स्टडी करते हैं, फार्माक्यूटिकल के बारे में, मसलन एक मेडिसिन कैसे बनती है और फिर उसके कहाँ कहाँ पे यूज़ है, ये हम फार्माक्यूटिकल्स के अंदर स्टडी करते हैं। पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। इसके अलावा हम प्लास्टिक, गिलासेस, क्रीमिक और प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। डाईइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में हम विस्कोसिटी को मॉनिटर करते हैं। विस्कोसिटी से मुराद वो रेजिस्टेंस जो किसी भी फ़्लो के ख़िलाफ़ होती है, यानी मुज़ाहमत जो फ़्लो के दरमियान होती है या फ़्लो को रोकने के लिए होती है। तो अब डाईइलेक्ट्रिक से मुराद यानी कि जो चार्जेस के दरमियान, जो चार्जेस जब मूव करते हैं तो उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी उसको मॉनिटर करने के लिए हम डाईइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और जो अलाइनमेंट के अंदर, यानी कि जो डाईपोल के अंदर जो अलाइनमेंट के अंदर चेंज आती है, वो हमें फ़िज़िकल ट्रांजिशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे विस्कोसिटी, रिजिडिटी, रेट रिएक्शन और कर्व स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम रिमोट डाईइलेक्ट्रिक सेंसर को यूज़ करें एज अ मेजरमेंट, तो वो हम उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर एक्चुअल प्रोसेस इन्वायरमेंट, जैसे प्रेस करने के लिए हम उसको उसमें यूज़ होती है, या ऑटोक्लेव्स। ये एक ऐसा सामान होता है जिसमें हम मटेरियल को नीचे रख के ऊपर से प्रेस करते हैं भाप के ज़रिए से, जो जरासीमों से पाक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ओवंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पहली एप्लीकेशन देखते हैं डाईइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस की। इन सीटू क्योर मॉनिटरिंग ऑफ कंपोजिट्स एक ऐसा मुरक्कब जो डिफरेंट अज्जा से मिलके बना हो, मसलन एक कंपाउंड जो डिफरेंट एटम या एलिमेंट से मिलके बना हो। इन सीटू केयर के वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर उसके ऊपर जब वो फ्लो करता है तो उसके ऊपर विस्कोसिटी का क्या असर होता है। इन डाईइलेक्ट्रिक क्योर मॉनिटरिंग, ये एक और नाम है डाईइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस का। उसके अंदर हमारा जो मेन कंसर्न होता है, यानी जिसको हम सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, वो होती है मोबिलिटी किसी भी चीज़ की। तो मोबिलिटी के लिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके पास कोई करंट कैरियर्स पार्टिकल मौजूद होते हैं, जो कि कोई चार्ज एटम या चार्ज मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है वो आयंस को मूव करवाती है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टूवर्ड अदर। इस तरह जब वो किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक आयन जब वो किसी मीडियम में से गुजरता है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस का असर होता है, यानी वो उसको कोई ना कोई चीज़ उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है उस मोबिलिटी में, और वो जो जिस मीडियम में से फिर वो कितना गुजरा वो हमें बताती है कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के, यानी जितनी ज़्यादा मुज़ाहमत होगी उतनी ही कम कंडक्टिविटी, यानी उतना ही कम वो फ्लो करेगा किसी भी मीडियम में। और अगर जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो किसी भी मटेरियल के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो देखनी है। आयंस मूविंग थ्रू वेरी फ्लूइड या वाटरी मटेरियल होती है ना, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो होती है ना, विस्कोसिटी की रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। इसी तरह जो कंपाउंड रबड़ी मटेरियल के अंदर मूव करते हैं उनकी मोबिलिटी लो होती है, और कंडक्टिविटी जो होती है उनकी वो इन रिस्पॉन्स टू विस्कोसिटी जो होती है वो हाई होती है। अगर कोई कुछ पॉइंट्स जो मतलब जब हम वो उसका क्योर करते हैं तो वो क्रॉस कर जाते हैं अपने, जब हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो वो अपनी ही लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि उस वक़्त जो क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस होते हैं वो भी कंप्लीशन को नहीं पहुंचते, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बाय इंक्रीजिंग पॉलीमराइजेशन, जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर और मज़ीद एलिमेंट या कंपाउंड मिलेंगे तो वो आयनिक मोशन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। डाईइलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स जो होती है वो किसी भी से जो सेंसिटिविटी होती है आयनिक या फिज़िकल
वेलोसिटी की वो फिर डेविएट कर जाती है। जो प्रॉपर इंटरेक्शन डाई इलेक्ट्रिक मेजरमेंट आर यूजफुल थ्रू आउट द इंटायर क्योरिंग प्रोसेस, क्योंकि वो जितनी भी विस्कोसिटी के अंदर चेंज आ रही होती है रिजिडिटी के अंदर, वो एंड पे हमें उस ग्राफ के ज़रिए उसका पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ के अंदर कितनी चेंजिंग आई है विस्कोसिटी और रिजिडिटी के अंदर। ये एक ग्राफ है रेनफोर्स एपॉक्सी राइजन का, जिसमें हम उसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं, यानी आयनिक कंडक्टिविटी देख रहे हैं टम्परेचर को बढ़ा के, और रेजिस्टेंस का मतलब उसके ऊपर जो जब हम इसका क्योर करते हैं तो रेजिस्टेंस का इनके ऊपर क्या असर होता है। फिगर शो द कंडक्टिविटी ऑफ ए ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड एपॉक्सी राइजन कंपोजिट ड्यूरिंग क्योरिंग इन अ हीटेड प्रेस, जब हम उसको किसी हीट के थ्रू यानी प्रेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम एक इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं जब हम सैंपल ले रहे होते हैं इस एपॉक्सी राइजन का, और इसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस थर्मोस्टेट लगाते हैं इस इलेक्ट्रोड के अंदर, जो कि टेम्परेचर को मेजर कर रहा होता है उस सैंपल का डायरेक्टली। शुरू में जो कंडक्टिविटी होती है स्पेसिमन की वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ होती रहती है, और वो कंपाउंड जो होता है वो लेस विस्कस हो जाता है। क्रॉस लिंकिंग मतलब जैसे उनके अंदर कोवलेंट बाउंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जैसे जैसे और कंपाउंड ऐड होना शुरू हो जाते हैं तो विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो एक सीक्वेंस के साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। टुवर्ड द एंड ऑफ रिएक्शन मटेरियल फ्रॉम हाईली क्रॉस्ड लिंक नेटवर्क शो ए स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, मतलब जितना उनके अंदर जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही फिर उनकी कम हो जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स जो होती है वो भी साइमल्टेनियसली होती है उस वक्त, मतलब वो मेजर कर रही होती है वेट डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस के साथ। जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ के थ्रू उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, तब ये हम देखते हैं। और इसके लिए हम एक मैकेनिकल स्ट्रेस भी अप्लाइड करते हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान, और वो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होती हैं उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो डाई इलेक्ट्रिक मेजरिंग सेल्स जो हैं वो इजीली इस रेजिस्टेंस को मेजर कर सकें। अब हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन इन सीटो मॉनिटरिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट डीग्रेडेशन ऑफ एडहेसिव। चिपकने वाली चीज़ों के ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं उनको हम कैसे कम करते हैं बाय यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक सेंसर। टेंटेड सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक फिल्म्स, यानी कि रंगदार खुद चिपकने वाली जो स्टिकर्स या कोई जो चीज़ होती है वो सूरज की शुआओं को कम करती है, और ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह पे जो शीशे वगैरह लगाए होते हैं उसके ऊपर हम ये लगाते हैं, या व्हीकल्स के अंदर लगाए होते हैं। और ये जो विंडोज़ के अंदर इसको हम लोगों ने स्टक किया होता है ताकि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उसको फ़िल्टर कर सके। बिल्डिंग या ऑफिस या व्हीकल्स वगैरह को हीट अप करने के लिए या इनको हम कम करने के लिए हम इसको उसके अंदर लगाते हैं, मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ लगाते हैं, कोई कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, या कोई ऐसी ना फिल्म्स जो रंगदार फिल्म्स वगैरह होती है वो लगा देते हैं ताकि उसकी रोशनी या जो हीट अप होती शुआएँ वगैरह वो कम आ सकें। आफ्टर द ग्लास इट सेल्फ द एडहेसिव इज़ फर्स्ट रिसीव, सबसे पहले जो सोलर रेडिएशंस आती हैं उसको वो स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट फोटो डिग्रेडेशन बाय एन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ द पॉलीमर एंड स्टेबलाइजर पैकेज। इनको वो यूज़ करते हुए वो जो शुआएँ आ रही होती हैं उनकी रेडिएशंस को वो स्टेबलाइज करता है। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द एडहेसिव बट बाय ब्लॉकिंग, ये जो एडहेसिव मतलब जो चिपकने वाली चीज़ होती है सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि जो शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको भी ब्लॉक करती है, ताकि जो अंदर कोई रंगदार चीज़ पड़ी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ डाई वगैरह पड़ी हुई है उसको उसकी जो शुआएँ होती हैं उसको सरप्राइजली ये फेडिंग करती मतलब कम करती हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम, कैंडिडेट इससे मुराद यानी वो बंदे जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम होता है। वो एक्सप्लोर करता है इंटेंस रेडिएशंस, यानी इतनी रेडिएशंस जिसकी जो सोलर स्पेक्ट्रम्स यानी कि सूर्य से जो शुआएँ निकलती हैं उनके अंदर इतनी रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशन हम ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं ड्यूरिंग
एजिंग से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो रहा होता है किसी भी सब्सटेंस का ओवर टाइम। मेजरमेंट ऑफ द यूवी ट्रांसमिशन ऑफ द फिल्म आर मेड एट रेगुलर इंटरवल। हर लम्हा थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग उसको मैयर कर रहे होते हैं ताकि हम देख सकें कि उसके ऊपर उसका क्या असर हुआ है, वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। सिंस ये जो प्रोडक्ट होती हैं ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर, तो अगर अब ये जो फिल्म हो या जो हमने एडहेसिव कोई चीज़ चिपकाने वाली लगाई, अगर उसके अंदर कोई भी दाग वगैरह आ जाए तो जो ऐसी प्रोडक्ट होती है ना वो अनडिज़ायरेबल होती है, मतलब फिर उसको लोग पसंद नहीं करते। इन सच अ स्टडी प्लेन्स ऑफ विंडो, जब हमने एक प्लेन ऑफ विंडो फिल्म को स्टडी किया ऑन द ग्लास प्लेट फॉर एक्सेलरेटिंग एजिंग, ये देखने के लिए क्या है उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ रही है उसके स्ट्रक्चर्स या फंक्शन वगैरह में, तो हम लोगों ने एक स्मॉल होल किया प्लास्टिक फिल्म के अंदर और फिर उसके अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा ताकि उस सरफेस जो चिपकने वाली सरफेस है वहाँ पे हम देख सकें कि कौन कौन सी चीज़ें अब मतलब उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं या कौन कौन सी चेंजिंग आती है। तो मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस द परमिटिविटी वर कैरीड आउट, मतलब हमने ना उसको डिफरेंट टाइम्स के अंदर देखा। एक हम लोगों ने 600 घंटे के बाद देखा, फिर हमने 1200 घंटे के बाद देखा, तो ये जो हमारे पास ना 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 0.1 है, मतलब ऊपर डिफरेंट स्टेबलाइज़र पैकेज वगैरह आ जाते हैं। इनिशियली वो जो स्टेबलाइज़र पैकेज स्टैंडर्ड के ऊपर था वो 3 पॉइंट पे था, फिर पुअर पे वो 2.86 पे और गुड पे ये कम होते जाते हैं। ये जो डाटा इंडिकेट, ये जो हमें डाटा मिला ना, इंडिकेट द 3 स्टेबलाइजर फॉर्मेशन। द पुअर पैकेज शो द लार्जेस्ट इंक्रीज, जो पुअर पैकेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अल्ट्रावायलेट ट्रांसमिशन मेजरमेंट शो दैट आल दो स्टार्टिंग विद द सेम वैल्यू, अब सबकी वैल्यू सेम थी लेकिन वो 5.7% से मतलब कंपेयर टू मतलब शुरू में राउंड 2.5 के तक आ जाता है तकरीबन 1200 घंटे के बाद, तो ये उनके अंदर मतलब चेंजिंग्स वगैरह आती हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस है वो ज़्यादातर यूज़ होता है डिफरेंट और टेक्निक्स के अंदर भी, जैसे वो फूड को एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, फार्माक्यूटिकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन कैसे बनती है और इसको उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफ़ेक्ट है, मतलब टम्परेचर है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली टम्परेचर को भी मैयर कर रहा होता है, तो हम उसमें बताते हैं कि ये मेडिसिन इतने टम्परेचर पे प्रिपेयर्ड होगी और फिर उसका यूजेज वगैरह क्या है। पॉलीमर या प्लास्टिक्स वगैरह, क्योंकि जब हम किसी कंपाउंड्स की चेन बनाते हैं तो लार्ज कंपाउंड मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, तो हर एक जो कंपाउंड होता है उसके एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है और ज़ाहिर सी बात इसके ऊपर रेजिस्टेंस का भी असर होता है, तो ये सारा कुछ हम लोग फिर डाई इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इनकी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोजिशन, जो मिक्स्ड के लिए मतलब डिफरेंट कंपाउंड जो मिक्स होते हैं उनकी कंपोजिशन को हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं इसके थ्रू। स्टडिंग द थर्मल स्टेबलाइजिंग ऑफ, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उनको हम स्टेबलाइज कैसे करते हैं, मतलब ड्यूरिंग थर्मल से मुराद यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस के थ्रू है, तो ज़ाहिर बात है डाई इलेक्ट्रिक जो सेंसर्स होते हैं वो थर्मल स्टेबलाइज़र के तौर के लिए यूज़ होते हैं। क्यूटिकल एप्लीकेशंस, प्रोटीन स्टेबलाइजिंग एंड फोल्डिंग। असलन हम यहाँ प्रोटीन स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि जो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगती हैं उसको हम बैलेंस करते हैं, फिर वो डिसाइड करती है कि जो प्रोटीन होगा वो फोल्डेड होगा या अनफोल्डेड होगा। लिक्विड फार्माक्यूटिकल फार्मूलेशन, ये ज़्यादातर ड्रग्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें हम ड्रग्स प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग, इसमें हम लोग यूज़फुल और वैल्यूएबल्स प्रोटीन्स बनाते हैं बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक सेंसर। फैक्टराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड न्यूक्लिक एसिड, इसमें जितने भी कंपोजिशंस होते हैं उनकी कंपोजिशन को हम चेक करते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं हैं डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हुए, सेंसर को यूज़ करते हुए। असेसमेंट करते हैं कि इनके ऊपर जितने स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह आ रही है मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के दौरान वो कौन कौन सी हैं। मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रा लाइट मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन को हम इसमें मेजर करते हैं। असेसमेंट करते हैं बायो कंपेरेटिबिलिटी, जब मतलब कोई ड्रग्स बनाते हैं दो डिफरेंट, तो उनके अंदर हम जब उसको कंपेरेबिलिटी करते हैं तो वो भी हम इसमें चेक करते हैं। पॉलीमर्स, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो हम सब्सटेंस होता है उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, तो इसमें हम कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं हर एक की।
मेल्टिंग पॉइंट्स और लेस ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होती है वो भी हम लोग इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। परसेंटेज क्रिस्टलिटी, एक मतलब कितना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका बना वो हम देखते हैं। और थर्मल डिग्रेडेशन और इम्प्योरिटीज़ वगैरह, मतलब हीट के अंदर कितनी कमी वगैरह आई है, वो भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। ड्रग एनालिसिस वाइडली यूज्ड इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत मतलब फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, क्योंकि जितने भी ड्रग्स और क्योरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस को ना हम सॉलिड या हार्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय ड्राइंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या डाइंग प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें भी इस डाइलेक्ट्रिक सेंसर को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस में जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स डिपेंड करती है कंपोजिशन के ऊपर। अब फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट्स, मॉइस्चर, प्रोटीन और साल्ट कंटेंट्स जो मेजर फूड कंपोनेंट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड बाउंडेड वाटर, मतलब ये भी इनके अंदर मौजूद होती है। सरफेस चेंजेस, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फूड प्रोडक्ट अफेक्ट करती होती हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि उसने फ्लो के ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करती हैं। Physical change that take place during the process such as moisture lose and protein denaturation, क्योंकि प्रोटीन डेचुरेशन हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि वो बैलेंस करती है तमाम फोर्सेस के ऊपर। तो अगर वो बैलेंस ना कर पाए रेजिस्टिविटी की वजह से या विस्कोसिटी की वजह से, तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन होने का भी ख़तरा होता है। तो इस वजह से फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। Therefore, investigation of dielectric behavior of major food component and effect of process quality of microwave food टू डिज़ाइन, वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं माइक्रोवेबल फूड्स को ताकि वो उसके ऊपर कोई उसका इफ़ेक्ट ना हो सके। फूड कंपोनेंट ऑफ सच एज प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और स्टार्च हैव लो डाइलेक्ट्रिक, उनकी डाइलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ कम होती हैं एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ऑन दी अदर हैंड जो फ्री वाटर और मोनोसेकेराइड्स एंड आयंस होती हैं उनकी ज़्यादा होती है। कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को, जैसे मतलब क्योरिंग काइनेटिक्स ऑफ एपॉक्सी जो हमने पीछे अभी पूरा एक्सप्लेन पढ़ा था, ये वहीं से मतलब एक यूरेथ्रेट सिस्टम के अंदर भी ये वाली पाई जाती है। एडवांटेजेस ओवर अदर थर्मल टेक्निक्स। डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस के अंदर हम जो एक सैंपल लेते हैं वो हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उसको ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और इवन के पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी। डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है वो DSE से ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये बेटर तरीके से किसी भी सैंपल को इवन के वो पॉलीमर फ्रिक्शंस में हो उनको ना बेटर तरीके से गैदर करता है या ऑब्टेन हासिल करता है। जो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस है उसकी जो एक लिमिट है वो 100 हैज़र्ड फ्रीक्वेंसी तक है, जबकि जो डाई इलेक्ट्रिक थर्मल केमिकल के एनालिसिस है ना वो इससे ज़्यादा भी कंपाउंड को एनालिसिस करता है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी। जो DETA है वो डाटा को गैदर करता है, इवन प्रोब सैंपल्स को, यानी प्रोब सैंपल नोज़ल से निकले हुआ या फिल्टर्ड हुआ सैंपल्स को भी ये कर लेता है, उसको भी गैदर कर लेता है, उससे भी हम निकाल लेते हैं। लेबॉर्ट्री स्केल के ऊपर भी ये और इंडस्ट्री स्केल के ऊपर भी ये इस्तेमाल होता है मॉनिटरिंग करने, इन प्रोसेस मॉनिटरिंग के तौर पे, मतलब डाई इलेक्ट्रिक सेंसर जो थर्मोस्टेट या टेम्परेचर वगैरह की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना बड़ा आसान है, स्पेशली फॉर थिन फिल्म, जो अभी हमने पीछे पूरी थिन फिल्म की देखी है। उसके अलावा अदर टेक्निक्स के निस्बत ये डायरेक्टली मेजर करता है रिलैक्सेशन बिहेवियर एट मच हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब बाकी जितने भी हैं वो 100 हैज़र्ड फ्रीक्वेंसी तक मेजर करते हैं, ये उससे ज़्यादा तक के मेजर करते हैं, जबकि ज़्यादा सेंसिटिव है दूसरे इंस्ट्रूमेंट की निस्बत। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब जो ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज सेम हो, शेप सेम हो, करैक्टर हो, तो इनमें मतलब मेजर जो कंपोनेंट होते हैं फूड को उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता एक्यूरेटली तरीके से। दूसरा डाई थर्मल एनालिसिस जो है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हमने ऊपर देखे भी हैं, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से एक मेन फैक्टर, रिजिडिटी एक फैक्टर है। और ये कुछ एंड पे रेफरेंस हैं जो हमारे टॉपिक्स के, आप इन रेफरेंस जहाँ जहाँ से हमने टॉपिक उठाए हुए हैं तो ये वहाँ पे है। थैंक यू।